practicing Ayurveda for pretty much all his lifetime. And whenever I come to Chandigarh, he has his own clinic here. He has his own practice, and he basically not only does his physical practice, but also teaches and does private sessions and share his knowledge about Ayurveda. And he does Havan here on Sunday, every Sunday morning. So I've been very fortunate to get blessings from him from the Havan. And so I was talking to him this morning, and I said, I'm doing this class for Dr. Pandya and his family. And so he agreed to kind of share his knowledge about Ayurveda and how it can really help enhance the physical, emotional, and mental aspects of our well-being by really understanding the concepts of Ayurveda. So here I'm going to turn over to Dr. Bhupinder Gupta here. Hello. Hello. First of all, we need to understand what exactly yoga is. Yoga stands for, we have got a tremendous energy in the human body, tremendous energy. And we are only utilizing 5 to 7% of our energy. Ayurveda, in yoga, we have got a श्लोक. आप हिंदी में बोल सकते हैं, कोई हिंदी आती है. गुण महताम महते गुणा इति योगा, कि हमारे अंदर बहुत गुण हैं और उसको मल्टीफोल्ड करना ही योग है. बट उसके लिए कुछ नॉर्म्स है. जब तक हम उसको अडॉप्ट नहीं कर लेंगे, merely exercise is not yoga. Merely exercise is not yoga. What are the norms? Yam niyam. Yam means truthful path, purity of mind. We need to adopt it. हमें जब तक हमारी purity of mind नहीं होगी, हमारी मानसिक शुद्धता नहीं होगी, हम योग कर ही नहीं सकते. उसके लिए सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय. मीन्स हमें अपने आप को इतना प्योर रखना है कि हमें बाहर की दुनिया में कोई भी नेगेटिव विचार नहीं रखना. सेकंड इज नियम. नियम आर फॉर आवर ओन बॉडी. हमारे अपने शरीर के लिए हमें क्या क्या नॉर्म्स रखने हैं उनको बोलते हैं नियम. शौच, फिजिकल एंड मेंटल प्योरिटी. संतोष, कंटेंटमेंट, बिल्कुल कंटेंटेड होना चाहिए. व्हाटसोएवर यू हैव, यू शुड बी कंटेंटेड. ईश्वर प्रणिधान, कि कर्तव्य करना हमारा काम है और बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, ईश्वर पे छोड़ दो. देन तब मेहनत करना हमारा काम है. स्वाध्याय, अच्छे लोगों के संगत, अच्छे लोगों का साथ, ये होना. अब क्या होता है कि जब तक हम इन चीजों को अडॉप्ट नहीं करते, हम योग की डायरेक्शन में नहीं जा सकते. देन कम्स पर्टिकुलरली योग आसन. हमें अपने शरीर को दृढ़ बनाने के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि हमारा मसल्स मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो सके. देन कम्स प्राणायाम. व्हाट एग्जैक्टली प्राणायाम इज, हमने अपने प्राण शक्ति को, कॉस्मिक एनर्जी को अपने कंट्रोल में लेके कैसे चलाना है, उसका नाम प्राणायाम. प्राणायाम is not merely breathing exercise. This is a sadhana. This is a ध्यान क्रिया. हम अपनी प्राण शक्ति को किस जगह लेके जाना चाहते हैं, कैसे लेके जाना चाहते हैं, उसका नाम प्राणायाम है. हम लोग खाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, हम सोचे हमने प्राणायाम कर लिया. नो, नॉट द. नेक्स्ट स्टेप जो बहुत प्राइम है, प्रत्याहार. हमने चारों तरफ से अपने विचारों को हटाकर अंदर की तरफ ले जाना है. प्रत्याहार. हमारी इंद्रियां बाहर जाने की कोशिश करती हैं, एक्सट्रोवर्ट होने की कोशिश करती हैं. अब उसको इंट्रोवर्ट करना है. उसका नाम ही प्रत्याहार है, कि हम इंट्रोवर्ट हो जाए, अंदर की डायरेक्शन शुरू करें. इसी को आयुर्वेद में बोलते हैं चित्त वृत्ति निरोधा ही योगा. जब हम अंदर जाना शुरू करते हैं, उसका नाम ही योग है. देन कम्स धारणा. धारणा क्या है, कि हमने एक विचार लिया है कि हमारे अंदर देयर आर फ्यू एनर्जी सेंटर्स इन आवर बॉडी.
7 मेन है, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, देन अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा एंड सहस्त्रार चक्र। उनके ऊपर फोकस करना, ये धारणा करनी, मैंने वहां से एनर्जी को जनरेट करना है, उसका नाम धारणा है। देन आपके दिमाग में कोई विचार आता है, कोई चीज सोच आती है, उसको बोलते हैं ध्यान। वैसे ध्यान क्या होता है कि जो भी कर्म आप कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से करना ही ध्यान है। फोकस्ड होके करना, बहुत ध्यान पूर्वक करना ही ध्यान है। एंड सबसे लास्ट में आता है समाधि। फिर आप उस विचार से इन सब चीजों को, नॉर्म्स को लेते हुए उसमें डूब जाओ, उसका नाम समाधि है। तो ये जो 8 नॉर्म्स हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब का जो निचोड़ है वो योग कहते हैं। अब क्या होता है कि हमारे शरीर में ना, वी हैव गॉट ह्यूज एनर्जी सेंटर्स। जैसे मैंने आपको बताया, दे आर 7 इन नंबर्स में, अदरवाइज देयर इज वन मोर, कुंडली शक्ति, फुल ऑफ एनर्जी, सुषुम्ना नाड़ी, फुल ऑफ एनर्जी। तो इन सब चीजों पे ध्यान देने के बाद हमारी एनर्जी मल्टीफोल्ड होनी शुरू हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि वी ओनली यूटिलाइज 5 to 7% of our strength of energy, physical and mental, but with the help of योग हम उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, बहुत बड़ा करके मल्टीफोल्ड कर सकते हैं। तो योग का वास्तविक मतलब तभी पूरा होता है जब हम इन 8 नॉर्म्स को पूरा करें। नेक्स्ट कम हमारा आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है? कभी हम बहुत ध्यान से सोचें कि हमें कोई तकलीफ होती है, कोई सिम्टम पैदा होता है, तो नॉर्मली क्या करते हैं, वी वर्क ऑन द सिम्टम ओनली, कि हम उस सिम्टम को दबाने की कोशिश करते हैं। पर कभी हम बड़े ध्यान से सोचें, ये सिम्टम्स क्या है? दिस इज एन ए सेंसर एंड अलार्म, जो कि हमारे अंदर की डिफॉर्मिटी को शो करता है कि देयर इज सम मेटाबॉलिक चेंजेस और चेंज इन द इम्यूनिटी, जिसके कारण क्या होता है, हमें डिफरेंट सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं। हम सिम्टम्स को दबा के जो रियल प्रॉब्लम होती है उसको खत्म नहीं करते। जैसे आप गाड़ी में अगर बेल्ट नहीं लगाते तो एक आवाज बीप आनी शुरू हो जाती है। अगर हम खाली क्लैंप लगा के उसको दबा देते हैं तो उसमें नुकसान हमारा ही होता है, एक्सीडेंट में हम ही खराब होंगे। इसी तरह किसी भी सिम्टम को दबाना उस सेंसर को दबाने के बराबर है। सेकंड, जब भी कोई बीमारी होती है, हमारे अंदर कोई भी तकलीफ होती है, उसका कारण तो हमारे अंदर है। हम कारण को क्यों नहीं ढूंढते? उस कारण को ढूंढ के उसको दूर करना ही वास्तविक चिकित्सा है। वास्तविक इलाज उसको, बीमारी को ठीक करना, अंदर से ठीक करना है। खाली ऊपर से सिम्टम ठीक करने मात्र से बीमारी खत्म नहीं होती। जैसे डायबिटीज है, हमारा कोशिश ही होती है कि उसके नंबर कंट्रोल कर दें, नो, वो सबसे बड़ा डैमेजिंग होता है, क्योंकि हमने अंदर से जो इसका रियल ओरिजिन है वो तो देखा नहीं। सेकंड, हमने ये कोशिश कर ली कि जी उसके नंबर ठीक कर दो, 2 तलवारें लटका दी हमने। एक तो जो उसका रियल कारण है वो बढ़ता जाएगा, सेकंड जो केमिकल खा रहे हैं उसका हमें बोझ खाना पड़ेगा। 2 तलवारें हमारे ऊपर लटक गई हैं। एंड थर्ड, परमात्मा ने इस शरीर को, ह्यूमन बॉडी को, रादर एवरी लिविंग क्रिएचर को बहुत असीम शक्ति दी हुई है। क्या शक्ति है वो? कि हमारे अंदर ऑटो प्रोटेक्शन एंड ऑटो हीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारा हर एक सेल्फ प्रोटेक्टेड है। एंड सेकंड, हमारे अंदर हीलिंग कैपेसिटी इतनी है, एनी वियर टियर हम अपने आप उसको ऑटो रिपेयर कर लेते हैं। परंतु उसके लिए हमें अंदर की एक शक्ति की जरूरत होती है, एक ताकत की जरूरत होती है, एक इम्यून सिस्टम की जरूरत होती है,
जिसको हमारे आयुर्वेद में और वेद में ओज का नाम दिया गया है। तो अगर हम अपने ओज की शक्ति को बढ़ाएं तो उसके बढ़ाने मात्र से क्या होगा कि धीरे धीरे करके हमारा जो ऑटो प्रोटेक्शन है और ऑटो हीलिंग कैपेसिटी है मल्टीफोल्ड हो जाएगी और हमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं लग सकती। तो अब इन सब चीजों का ध्यान हमारे आयुर्वेद में भी है। आयुर्वेद इन्हीं चीजों पे असर करता है। सबसे पहले तो आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और सेकंड मेटाबॉलिज्म के साथ साथ ये आपके इम्यून सिस्टम को मल्टीफोल्ड कर देता है, जिससे क्या होता है कि आपके अंदर किसी तरह की कोई तकलीफ रहने की संभावना ही नहीं रहती। अब आप देखिए आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, मतलब अपना इम्यून सिस्टम मल्टीफोल्ड करके हमने स्वास्थ्य की सबसे पहले तो रक्षा करनी है और उसके बाद दूसरा होता है आतुरस्य विकार प्रशमन, कि उसके अंदर किसी भी तरह का कोई विकार आ गया है उसको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करके अंदर से ठीक करना, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करके ठीक करना। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द आयुर्वेद इज। अब जब भी कभी एक हम फिजिशियन के पास जाते हैं तो देखो आयुर्वेद में हमारे पास एक, हम उनको भगवान के रूप में मानते हैं, गॉड ऑफ आयुर्वेद, जिनको हम धन्वंतरी के नाम से बोलते हैं। धन्वंतरी भगवान के 4 लिम्स दिखाए गए हैं। एक लिम्ब में उन्होंने चक्र दिखाया है। चक्र का मतलब होता है एनर्जी। मैं उनको फोटो दिखाऊं जब तक आप बता रहे हैं। So we're going to show you the photo of what Dhanvantri goddess looks like, because since we're in his office here. So here you go. इनके एक उसमें चक्र है, चक्र स्टैंड फॉर द एनर्जी। हर फिजिशियन के अंदर एक एनर्जी, एक शक्ति की होना बहुत जरूरी है ताकि वो हर चीज को एनालाइज भी कर सके और सेकंड उसको ट्रीट भी कर सके। इसके लिए इंटरनल स्ट्रेंथ की जरूरत है। उनके सेकंड लिम्ब में से दूसरे हाथ में शंख है। शंख का क्या पर्पस होता है? शंख एक ऐसा यंत्र है जिसमें क्या होता है कि जब उसकी वाइब्रेशन निकलती है तो बड़ी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। कहते हैं जहां शंख चलता है, बजता है, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी होती है और बैक्टीरिया और वायरस वहां अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस तीनों वहां ग्रो बहुत कम करते हैं। तीसरे हाथ में उनके अमृत कलश है। अमृत कलश का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई फिजिशियन अपने हाथ से कोई भी जड़ी बूटी दे देगा अपने दिमाग से, अपनी शक्ति से, तो वो अमृत की तरह काम करेगी। मींस कि वो आपकी नेगेटिव चीज को खत्म कर देगी और पॉजिटिविटी भर देगी। अमृत की तरह उसके आपके अंदर पॉजिटिविटी ले आएगी। और उनके चौथे हाथ में जलोका, जोंक, लीच जिसे बोलते हैं। लीच में क्या क्वालिटी होती है कि जब ये शीर के ऊपर चिपकती है तो ये गंदा खून चूस लेती है और जैसे ही साफ खून आना शुरू होता है ये छट जाती है। हर फिजिशियन में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सके, क्योंकि टॉक्सिन एक्युमुलेशन आधी से ज्यादा बीमारियों का कारण बनते हैं। तो देखिए हमारे आयुर्वेद में कितना अच्छा वो बताया है कि हम वो पूजा करते हैं, उस चीज का ध्यान करते हैं कि हमारे अंदर ये शक्तियां डेवलप। अब ये तो हमें शुरू से सिखाया गया है। अब देखो इसके आगे का सिस्टम क्या चलता है। जिस टाइम एक आयुर्वेद का चिकित्सक बन के निकलता है तो उसका नाम दिया जाता है चिकित्सक, कि वो बीमारियों की चिकित्सा करता है। हमारे आयुर्वेद में चिकित्सा करना खाली ट्रीटमेंट करना नहीं है, ये उसकी एक साधना है, उसका ध्यान है, उसकी फोकस है, कंसंट्रेशन है, जिससे क्या हुआ धीरे धीरे करके वो एक ऐसी शक्ति डेवलप कर लेता है कि उसके अंदर बीमारियों को ठीक करने की बहुत असीम शक्ति आ जाती है और कुछ समय के बाद वो एक भिषक का रूप ले लेता है। भिषक मतलब होता है जिसके पास बीमारियों को जाने से भी भय हो, बीमारियां जिसके पास जाते हुए भी डरे कि मैं वहां जाते ही ठीक हो जाऊंगी,
और पेशेंट भय मुक्त नहीं रहता, भय रिक्त हो जाता है, उसको किसी प्रकार का डर नहीं होता, कोई तकलीफ होती है उसे पता है मैं वहां जाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। दीज आर द थिंग्स जो कि हर चिकित्सक विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने अंदर डेवलप करता है। और थर्ड सबसे बड़ी इससे बात आती है, उस कुछ टाइम के बाद, अपनी साधना के बाद, अपने ध्यान के बाद, वो एक रूप लेता है वैद्य का। वैद्य का मतलब होता है कि उस टाइम वो इतना समर्थ हो जाता है कि हर पेशेंट की वेदना को, वैद्य मतलब वेदना को समझता है और उसको दूर करने में सक्षम हो जाता है। और दूसरा इसका अर्थ होता है वो बहुत विद्वान हो जाता है, इतना विद्वान हो जाता है कि वो बीमारियों को अंदर से जड़ से खत्म करने में माहिर। यहीं तक हमारी ये लाइन खत्म नहीं होती, और एक्सपीरियंस के बाद, और ध्यान के बाद, और साधना के बाद वो बन जाता है प्राण अभिसार, कि वो जो कॉस्मिक एनर्जी है वो उसको कंट्रोल में होती है कि मैंने कहाँ प्राण शक्ति इंड्यूस करनी है, उसको वो भी पता चलना शुरू हो जाता है, और वो प्राण शक्ति को इंड्यूस करके बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकता है। और सबसे लास्ट में बनता है प्राणाचार्य, उसका प्राणों के ऊपर टोटल कंट्रोल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं राजवैद्य बोलते हैं। राजवैद्य का मतलब ये नहीं है राजाओं का वैद्य, नो, वो हर बीमारी के ऊपर राज करता है, पूरी कमांड होती है, कोई बीमारी किसी तरह की भी बीमारी हो जाए वो उसको ठीक करने में सक्षम रहता है। ये हमारा आयुर्वेद देखिए कहाँ तक, ये नहीं है कि आपने कुछ डिग्रियां लेके आप डॉक्टर बन रहे हो, नहीं, विद योर ओन एक्सपीरियंस, अपनी साधना, अपने ध्यान के द्वारा ही आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो, ये आयुर्वेद है। तो क्यों ना हम बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए आयुर्वेद का सहारा लें, और बीमारियां इससे किसी तरह की कोई रोग हो, हर बीमारी जड़ से खत्म होती है। इसके बाद हम अक्षय योग की चर्चा करेंगे। Thank you, Bhaiya. That was very informative. And now we're going to do the practical side of it. Bhaiya has actually invented a practice. It's called Akshay Yoga. It involves a breathing exercise and bandhas. We're going to do the Mool Bandha and the Udyan Bandha. And then we're going to do Andar Kumbhak, Bahar Kumbhak. And so he's going to explain it to us. We're going to do the practical aspect of it now. So right now, so far was the theory. Let me see if you can see me here. Okay. So before we get any further, I wanted to make sure that everybody did their homework, and you probably thought I forgot, right? So one of the things I need to start following up with everyone is to make sure that they're doing their homework. So does anybody recollect what their homework was for last time? Yes, no? Maybe? Kind of forgot? Well, if you forgot, I'll remind you again, because this is for your own personal practice. So the homework was to actually to squat, right? So we were going to squat, and then we were going to hold our ears like this, and then we were going to extend our arms out and flip our arms upside down again, and then hold our ears. So Bhaiya, could you tell us the benefits as to why do we do this posture? हाँ, ये बेटा, इसका सीधा इफेक्ट हमारे ब्रेन पे एंड स्पाइनल कॉर्ड पे पड़ता है। हमारे अंदर एक नाड़ी होती है जिसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी, वो एक्टिवेट हो जाती है, और उसके एक्टिवेट होने से हमारे सारे चक्र एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। जिस टाइम हम बड़े धीरे धीरे करके सिट्स अप करते हैं तो हमारी सुषुम्ना बहुत वेरी स्लो, very slow. Yeah. Then it is going to activate our chakras, our Sushumna Nadi, and even apni Kundli Shakti. It has the effect on whole of these energy centers. And जब भी ये हमारे सेंटर एक्टिवेट होते हैं, हमारे अंदर एनर्जी मल्टीफोल्ड हो जाती है. This is how we can stimulate our own energy inside the body.
Thank you, Priya. This was very helpful. So, understand, kids, whenever but it should be in a very slow pace. And try, आप कोशिश करो कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, बिल्कुल सीधी रखे, वो उस टाइम करो. Then it is very beneficial, very, very beneficial. Okay, so the homework for everybody is to practice the squatting position. So you're going to squat down and you're going to stand up like this. He said to do it very, 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 very slow. So this is where you can feel all the muscles in your body. I know I can feel it in my thighs, I can feel it in my ears, I can feel it in my upper chest, because as simple as it sounds, but it seems pretty taxing. But it's good for you because it's going to help you activate all your energy centers. So do it as slow as you can. So very slowly, the slowest you can. So do it extremely slow. Another thing to remember is the pointers is that you're breathing out as you go down. So inhale as you come up and you exhale as you go down. Keep your back as straight as possible as you can. And do it in like stretches of 5. Because I know it can be pretty tiring. So that's one of your homework is do this squatting position, or in Hindi we say ki murga banna. So that, and then the other homework that you had was sitting like this. Let me see. In here. So sitting like this, and then you take your hands. Okay, so what I did was you're standing up straight, and then you squat, you take your arms and you put them in between your legs, and then you bend, and then you place your arms by the side. Make sure the tips of your fingers are aligned with your toes, and just kind of sit like this for a little bit. You'll see your hips opening up, and then gradually, remember last time we talked about putting a cushion. In such cases, you need to apply Mool Bandha also. Okay, so what Bhaiya also reminded is that you need to apply the Mool Bandha here. So, Bhaiya, so can you also help us with a couple of like pranayama techniques and show us how to do some pranayama techniques? Now, what you do, you take deep breath, but you need to breathe along the spinal cord. Okay. Very slowly, you take deep breath and go downward along the spinal cord. On reaching the tip of the spinal cord, you apply Mool Bandha. Have you taught them Mool Bandha? No. So this is great, Bhaiya. Thank you so much. So he's going to teach us one pranayama where we are actually going to breathe. So we're going to close our eyes, right? So first of all, you're sitting in like a half lotus or a full lotus pose, and your shoulders are relaxed, spine is straight, head is straight. And then you can sit in Gyan Mudra, the Chin Mudra, right? And then now when you close your eyes, so when you're breathing, so you're breathing from top to down? Yeah. Okay. On reaching the tip of the spinal cord, you apply Mool Bandha. Mool Bandha means you have to squeeze the pelvic floor. Okay. So what we're going to do is, so when with our eyes closed, we're going to breathe from the Sahasrara chakra all the way down to the base of our spine, right? So to the base of our spine. So we're breathing from top to down, not down to up, but top to down. And as soon as we reach down, that's when we're going to do the Mool Bandha, where you're going to take your pelvic floor and you're just going to squeeze it, like just squeeze it like that, right? So in yoga, they also call it Sahajoli and Rijoli Bandhas. This is Mool Bandha is entirely different. Mool Bandha, okay. Kegel exercise bolte hain English. Okay. When you're breathing, you're just putting your focus there, right? That's all you're doing. Right, so your focus is along the spine. Yeah. As you inhale in, and then you hold it, and then you exhale out.
तो जिसे जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो हम इनहेल कर रहे हैं. Yes, we're inhaling, and when you do the मूल बंधा, you're just holding अंदर कुंभक, right? So the air is inside. वहाँ नहीं फोकस करना, आपने फोकस खाली स्पाइनल कॉर्ड के टिप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे. Okay, so you're just going to inhale, but your entire focus should be right on the spinal cord. And as soon as your breath goes down, and that's when you lock it and you just hold it as long as you can, and then you just release it. And then you breathe out. And then you let it go, yeah, and then you breathe out. Then breathe out along the spinal cord and let the free flow of energy from this end. Okay, so he says when you're breathing out, then you take the flow of energy and then you bring it up and let it go from here. So inhaling, it's coming down and then you lock it. But then as you're exhaling through your spinal cord, you're raising that energy and you're releasing it from here. Keep the lock as such. And he says, keep the lock as long as you can. So something that I want to share with all of you, these are very advanced practices that Bhaiya is sharing. I have been practicing this, and I was just sharing it with Michael this afternoon, that my meditation and even Bhaiya, that my the raising of the energy has gotten so much stronger that my body literally goes like this, and I don't even know how to contain that energy. And my body is like so depleted and exhausted, I cannot even fathom to tell you. So it's very important that when you sit in sadhana and you do the Kapalbhati, Bhastrika, and you're also doing your cardio work, and so comes a point when your meditation gets so strong and the energy, when it starts to rise through the body. I'm not sure if some of you have had that experience. Mine has like really heightened lately, and it can be a very scary experience when that energy is rising. And so to understand how to channel and manage that energy between your Ida and Pingala and kind of raise it through the Sushumna, right? So it's very important to understand how to manage that Kundalini energy. So what he's teaching us is through the Sushumna Nadi, is through our Reed Ki Haddi, is through the spinal cord, how when you're breathing, when you're inhaling actually from top to down, and then you do the Mool Bandha, so you contract it and then hold it as long as you can, and as you're starting to release it, then you're breathing up and you're letting it go from here. So let's give this a try, and if you have any questions, we have a right here to answer this for us. So we do it for a couple of minutes. So minimum 10 minutes. Minimum of 10 minutes. Okay, all right. So we're going to do a minimum of 10 minutes. Michael, timekeeper, please. I'm ready. Okay, great. So keep your eyes closed and manage the movement of the energy up and down your spinal cord. So inhale as you come down, and exhale as you're going up, and contract and contract your pelvic floor as much as you can, because we're preparing you for another Akshay Yoga right after this. And so Bhaiya is going to share his more insights in terms of how to manage that energy and rotate that energy and enable yourself to self-heal. So, but for that, we have to do this preparatory exercise, which is breathing through the spinal cord. So let's do it. Yeah, back to that.
You feel the energy coming from this end? Om Namah Shivaya. Bhaiya said that we can take a pause here, and he wanted to ask the audience if you felt the energy movement through your spine and if you felt any energy on top of your head. I cannot hear anybody on the call. No problem. I think it's probably too early for us to tell, huh? Yeah. Yeah, I didn't feel anything. Got it. No. So, so this is the first time us introducing this particular practice. I have been actually practicing this pranayama when I'm doing the elliptical, and the raising of the Kundalini energy gets like so powerful, you know, because you have your eyes closed and perhaps you're even listening to the Kundalini activation music and focusing on your breath and then kind of just focusing right up and down your spine. So there are other techniques to also really enhance your experience is, you know, like when you're doing a stationary bike or stationary, you know, elliptical, is kind of just really focusing on your breath. Now you're focusing on your breath going up and down the movement through your spine. And not through the nose or your front of your body. So we call it the chakra points in front of your body are called the kashetram points, right? Kashetram points उनको बोलते हैं ना कि जो ये वाले जो points होते हैं ना. So as a matter of fact, each of your chakras, they are directly connected with a nadi, a vein, right? Sushumna nadi says, so right along your spine. So we are going directly to that Kashetram Nadi, which is that trigger point, like right to the spine. So we're going and now practicing breathing up and down the spine. So when you're ready for that Kundalini energy to rise, you're in a better position to know how to rotate it. Because I had an experience a couple of days ago, and I feel that because of this practice, I was able to take that energy and rotate it in a way, because if you don't, when you reach that point and the energy starts to rise, it can be a very scary experience. So we're just kind of getting you prepared as you start to advance your practice through your pranayama, through your asana, is how to prepare for that rising of the energy. So the main thing, again, you know, was like this posture that we did. It's, you know, looks very simple, but another thing that Bhaiya brought, you know, to the attention is to make sure your Mooladhara, right? Like contract your pelvic floor here. And also when you're going up and down like this also, right? Go very slow, keep your spine straight, and always be aware of your Mooladhara right here, right? Always making sure you're contracting it. I've also started to practice, like when you're just sitting, normal is when you're you know, in traffic or office or what have you, just sitting there, just be mindful, you know, of your lower energy centers, and just kind of learn how to, like, you know, do Kegels, like kind of contract them just a little bit to kind of activate those dormant energy centers, because oftentimes we just forget that you know, that our core is right here. So it's very important. Speaking of which leads us to our next practice, which is the Akshay Yoga, that Bhaiya actually invented it. So we're going to do Akshay Yoga now, Bhaiya. Okay. So for Akshay Yoga, we are going to lie down. Your everybody's favorite asana, right? The Shavasana. And so we're gonna lie down. What is it? हमें
we need to understand what exactly Akshay Yoga means. Akshay stand for when our energy multifolds. अक्षय, उसका क्षय नहीं होता, वो कम नहीं होती, बल्कि मल्टीफोल्ड होती रहती है, उसका नाम अक्षय योग है। और इसी का दूसरा नाम है ओज वृद्धि कर योग। हमारे अंदर इम्यून सिस्टम ओज हमेशा ही बढ़ता रहता है जिस एक्सरसाइज से, जिस योग से, उसका नाम है ओज वृद्धि कर योग। अब ये अक्षय योग, इसका बेस है हमारी जितनी शक्तियां हैं हमारे मूलाधार में, स्वाधिष्ठान चक्र में, मणिपुर चक्र में, अनाहत चक्र में, विशुद्धि चक्र में, आज्ञा चक्र में और सहस्त्रार चक्र में, और कुंडली शक्ति और सुषुम्ना नाड़ी की शक्ति, उसको बढ़ाने का जो एक तरीका है वो अक्षय योग से पूरा होता है। अक्षय योग पर का आधार ही हमारे चक्र, कुंडली शक्ति और सुषुम्ना नाड़ी है। ये एक ब्लेंड है योग, प्राणायाम, साधना और ध्यान का। इसको करने से हमारे अंदर इतनी शक्ति पैदा हो जाती है कि हम हर बीमारी का सामना करने में समर्थ हो जाते हैं। इतनी ताकत आ जाती है कि हमें कोई भी बीमारी किसी तरह की हो, कैंसर हो, डायबिटीज हो, सब अपने आप ठीक होने शुरू हो जाते हैं। प्रोसेस कैसे शुरू करना है? यू टेक डीप ब्रीथ, वेरी स्लो, लंबा सांस लो। जैसे ही आपका सांस अंदर जाना शुरू करिए, अपनी मुट्ठियां बंद कर लीजिए। दोनों पैरों को बाहर की तरफ स्ट्रेच कर लीजिए। धीरे से पैरों को बाहर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आपने मूल बंध लगाना है, कीगल एक्सरसाइज। पेल्विक फ्लोर को, पेल्विक डायफ्राम को आपने अंदर की तरफ खींचना है। थर्ड स्टेप में उड्डयन बंध लगाना है। उड्डयन बंध मीन्स कि आपने अपने नाभि को अंदर की तरफ लेके जाना है। तीनों स्ट्रेच, तीनों सिस्टम एक साथ चलने चाहिए, जैसे कि आपके पैर स्ट्रेच, मूल बंद, उड्डयन बंद, और आपका फोकस एपिगैस्ट्रिक रीजन, छाती के नीचे वाले हिस्से पे आपका फोकस रहना चाहिए, एक जगह स्थिर वहीं पर। जितनी ज्यादा सांस आप अंदर खींच सके और जितनी देर तक रोक सके, ये इसका क्रक्स है। जब आप लगे कि सांस और नहीं रोक सकते तो बहुत धीरे धीरे सांस को छोड़ना शुरू कर दीजिए। ये ध्यान रहे, ना सांस लेते हुए ना छोड़ते हुए आपको बिल्कुल सांस की आवाज नहीं आनी चाहिए। और जब आप सांस छोड़ रहे होते हैं तो ऐसा लगे कि इतनी धीरे से छोड़ रहे हैं कि आप हवा में तैर रहे हो। ऐसा महसूस कीजिए अंदर से कि आप बहुत धीरे धीरे करते हुए हवा में तैर रहे हैं। और इसके साथ साथ आप जितने भी बंध लगे हैं, जितनी स्ट्रेच हैं, उन सबको ढीला छोड़ दीजिए। दिस इज वन स्टेप। नाउ आफ्टर 1 to 2 ब्रीथ की रेस्ट के बाद वी विल स्टार्ट नेक्स्ट स्टेप। अभी आप लंबा सांस लेंगे धीरे से, उसके बाद मुट्ठियां बंद कर लेंगे। अब पैरों को बाहर की जगह अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और उसी तरह फिर मूल बंद लगाएंगे, उड्डयन बंद लगाएंगे, पेट को अंदर खींचेंगे और पूरा ध्यान अपना एपिगैस्ट्रिक रीजन पे, छाती के नीचे वाले हिस्से पर। जितनी देर सांस को रोक सके रोकेंगे, और जब लगे सांस और नहीं रोका जाता तो उसी तरह सांस को बहुत धीरे 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 छोड़ना शुरू करेंगे। ऐसा आराम से छोड़ेंगे जैसा लगे कि आप हवा में उड़ रहे हैं, बहुत आनंद लेते हुए, और उसके साथ ही आप सारे बंद खोल देंगे। अब देखिए इस एक्सरसाइज से, इस योगी क्रिया से कहाँ कहाँ क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम हैरान हो जाएंगे कि एक योग भी आपको कितना बेनिफिट दे रहा है।
जिस टाइम हम पैरों को स्ट्रेच करते हैं, चाहे बाहर की तरफ चाहे अंदर की तरफ, इसका सीधा प्रभाव हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर पड़ता है। हमारा सारा शरीर स्ट्रेच हो जाता है। जब हम मुट्ठियां बंद करते हैं तो हमारा ऊपर का टॉप टू टिप पूरा बॉडी एकदम एनर्जी से भर जाता है। और इसके अलावा जितने भी पैर के मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, नर्व्स हैं, सब में एक स्टिमुलेशंस पैदा हो जाती है। और इसके बाद जब हम मूल बंद लगाते हैं तो हमारे जो मूल बंद लगता है, हमारे मूलाधार पर एक्टिवेशन शुरू हो जाती है। मूलाधार को हम मूलाधार क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मूल स्रोत ऑफ एनर्जी है। हमारे जो एनर्जी का मुख्य सेंटर है शरीर में, उसको मूलाधार बोलते हैं। मूल बंद लगाते ही उस पे असर पड़ना शुरू हो जाता है और वहां से एनर्जी जनरेट होनी शुरू हो जाती है। जब वहां से एनर्जी जनरेट होती है तो वो सारे शरीर में फैलती है और आपकी इंटेस्टाइन में, आपके पेल्विक फ्लोर में, सारे में एनर्जी भरपूर मात्रा में फैलनी शुरू हो जाती है। और इसके साथ ही जब हम उड्डयन बंद लगाते हैं, पेट को अंदर करते हैं, तो वहां पर एक चक्र होता है, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र को मणिपुर चक्र इसलिए बोलते हैं कि उसमें से मणि की तरह हमारी किरणें बाहर रेडिएट करती हैं, जाती हैं, सारे शरीर में फैलती हैं। तो आपके मूलबंध लगाने से और उड्डयन लगाने से हमारे सारे शरीर में भरपूर एनर्जी जानी शुरू हो जाती है। और जब हम अपने फोकस अपने एपिगैस्ट्रिक रीजन में बोलते हैं, इस एपिगैस्ट्रिक रीजन को वेद में और आयुर्वेद में हृदय आकाश का नाम दिया गया है कि यहाँ पर ही हमारा आत्मा होती है और इसी जगह हमारा ओज का सेंटर होता है, जहाँ पर ओज प्रचुर मात्रा में होता है। जब हम वहां पर ध्यान करते हैं तो ओज बाहर निकलना शुरू होता है। और जिस समय हम लास्ट पार्ट अपने सांस को बहुत धीरे से छोड़ते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव हमारे न्यूरॉन्स पे, हमारे ब्रेन सेल्स पे पड़ता है। इससे हमारे ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं। ब्रेन सेल्स उस टाइम एक्टिवेट होते हैं, न्यूरॉन्स उस टाइम एक्टिवेट होते हैं जब ये बहुत शांत अवस्था में होते हैं, जब बहुत असीम शांति, साइलेंस मिले। और जब सांस को बहुत धीरे से छोड़ रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम हवा में उड़ रहे हैं, तो उस टाइम हमारे अंदर पूरे न्यूरॉन्स एक्टिवेट होने शुरू। जो एक्टिव न्यूरॉन्स हमारे, हम 5 से 7% काम कर रहे हैं, वो धीरे 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 अपनी शक्ति को डेवलप करना शुरू। हमें इस अक्षय योग की क्रिया को कम से कम 30 बार करना चाहिए। एक बार पैरों को बाहर स्ट्रेच करना है, दूसरी बार अंदर करना है। इससे हमारे अंदर से, जैसे टांगों में किसी को वेरिकोज वेन्स है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, पैरों के तलवों के नीचे कुशन सा महसूस होता है, वो इतनी एनर्जी डेवलप हो जाती है कि ये तकलीफें अपने आप ठीक हो जाती हैं। मूल बंद लगाने से हमारे इंटेस्टाइन में जितने ऑर्गन्स हैं बहुत अच्छे स्टिमुलेट होते हैं, खासकर पेल्विक फ्लोर के जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, जैसे प्रोस्टेट है, यूरेथ्रा है, यूट्रस है, रेक्टम है, एनल कैनाल है, वो बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं। इसी तरह जब हम उड्डयन बंद लगाते हैं तो हमारा पेट इतना ज्यादा एनर्जी से भर जाता है कि हमारा सीधा प्रभाव इसका लीवर पे और पेनक्रियास और इंटेस्टाइन पे पड़ता है। इसके अलावा किडनी, स्प्लीन सब एकदम स्टिमुलेट हो जाते हैं, अंदर पूरी एनर्जी से भर जाती है। कितनी भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, एकदम ठीक होने शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इस प्रकार जब हम पूरा सांस भरते हैं अंदर, हमारे फेफड़े की एक एक एल्विलाई, एक एक सेल स्टिमुलेट हो जाता है, एनर्जी से भर जाता है। उसमें किसी तरह की कोई तकलीफ हो वो ठीक हो जाती है। और जब हम लास्ट में सांस को बहुत धीरे से छोड़ते हैं तो हमारा होल ऑफ द नर्वस सिस्टम
पूरा एक्टिवेट हो जाता है, पूरा एनर्जी से नहा जाता है और उसमें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं रहती। आपको ब्रेन से ताल्लुक कोई भी प्रॉब्लम हो, इस एक्सरसाइज करने से वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। इसको 30 बार इसलिए करना चाहिए कि ऐसा देखा गया है कि पहले 10 बार करने से हमारे एनर्जी सेंटर स्टिमुलेट होते हैं, नेक्स्ट 10 में इनमें से एनर्जी जनरेट होनी शुरू हो जाती है और 30 से 10 बार करने से हमारा शरीर में ओज प्रचुर मात्रा में भर जाता है और हमारा शरीर इतना एनर्जेटिक हो जाता है, इतने ओज से भर जाता है कि आपके अंदर किसी तरह की कोई बीमारी रहने की संभावना नहीं रहती। हमने इस योग से 4th स्टेज की कैंसर को भी ठीक होते देखा है। जितने भी हमारी प्रॉब्लम होती है, स्ट्रोक वाले पेशेंट जिनके नर्वस सिस्टम एकदम वीक हो गया होता है, डैमेज होता है, उनको रिकवर होते हुए देखा है। तो क्यों ना हम इस छोटे से योग के सहायता लेके अपने आप को पूरी तरह सक्षम करें और अपनी एनर्जी को मल्टीफोल्ड करें। ओम शांति शांति। Thank you, Bria. That was so informative. So what we just learned right now was Akshay Yoga. So let's kind of cover the key points that he talked about. So when you're doing Akshay Yoga, you're laying down in Shavasana. So the first step is when you're doing it, your toes are actually pointing downwards, right? So the first time your toes are pointing downwards, and then and you're going to close your fist, and the thumbs of your fist are on the outside or the inside? Inside. Okay, so it's important to remember whether the thumb's on the outside. Okay, so the thumb on the outside when you're closing your fist, right? So what you're doing is you're stretching your toes outwards, your fist is closed with thumbs pointing outwards. And then as you inhale, right, in your inhale, that's when you're going to do the Moola Bandha, which is your the root lock, and then you're going to do the Uddiyana Bandha, which is your solar plexus chakra, which is your Manipura chakra right here, right? So just the 2 bandhas. You're not doing the Jalandhar Bandha, you're not doing the throat lock, you're just doing the Moola Bandha and the Uddiyana Bandha, right, when your feet are pointing outwards like this. And then hold it as long as you can, the band. Then as you release it, right, as you exhale, then just release it very, very slowly and let it go. So after that, you take a few breaths, and the next time what you're going to do is now you're going to stretch the toes towards your face, right? So the first time they were pointing outwards, now they're going to point really inwards. And remember, so we're learning about like stretching our feet also, whether the, and the kind of different effects that it has, whether we are pointing it outwards or inwards. So the second time, again, you're pointing your feet inwards, and your fist is closed, thumbs outside. And as you inhale, you're going to do the root lock, and you're going to do the stomach lock, and you're going to just pause, right? And then hold it as long as you can, the breath, and then you very slowly, you exhale and you let it go. Now, as you're doing it, your focus should be right here under your rib cage area, right? Your breath, because that's where the retention is occurring. And so Bhaiya recommended doing it 30 times. Minimum 30 times a day. Yeah, a day. Twice a day, 30 times twice a day. So but yeah, this is 15 and this is 15. Okay, so 15 pointing downwards and 15 pointing alternate. So I'll also send you a video of the link in an event you require more clarification as to how to do this. But this is basically Akshay Yoga, and this is also learning how to manage your energy and really preparing you for the Kundalini Shakti to rise. So, I'll send you a slide for those who are not too aware of, the Ira and the Pingla and the chakras, what they mean, and I think that would be really helpful. So one of the things that we're doing as part of these yoga series is also helping you enhance your knowledge in this terminology, opposed to just coming in and doing Surya Namaskar or doing, yoga asanas and pranayama and say, okay, I went to a yoga class.
what was really a breakthrough for me in my practice was, even though I had been practicing yoga for over 30 years, is just over the last few years, I started to learn more from an academic perspective. And what I found was now understanding why am I doing what I'm doing and what's the proper technique to do it. Because once you start to adopt those techniques, your practice is going to be like a game changer for you. So it was for me. So that's why for me, when I do yoga classes, and especially for you guys, I'm making sure that I cover the academic aspect of it as well to enhance your practice and do it slowly so you can really make progress. You know, this is slow and steady wins the race. Not that we're going slow, but I want you to understand the essence of kind of really going inwards. And what I truly mean by that is when Bhaiya just shared us about the Raj Yoga, the Ashtanga Yoga, right? So we very loosely say asana, pranayama, dharana, dhyana, right? So what does that mean? As a matter of fact, so asana is, when you're laying down, right? So you're laying down in Shavasana. Can you actually just lay there still? They say Shavasana is like the most difficult posture to do because it's very difficult for us to just let it go, right? Can we really surrender to the Mother Earth, right? So this is one of the asana. And then pranayama is when you are, can you really focus on your breath, right? All we're asking you is to like focus on your inhale and your exhale, but oftentimes that can be challenging to do so, right? Especially when you were doing the spinal cord breathing. And the other thing to consider is now we say dharana, right? So which means is now you have to go in and really do like Anga Nirikshan, right? Really understand, where your body parts are and how to go inwards and focus on those parts. So the point that I'm getting to is understanding these concepts and how do you apply them into your personal practice is very important. So for today's class, a couple of key things that we learned was number one about Ayurveda, and number two is breathing, the spinal cord breathing. So that is something that this is your homework to practice. So breathing through the spinal cord, right? With your eyes closed, as you're inhaling, the breath is actually going down, and then you do the root lock, and then you exhale, then you allow the energy to rise. Then you inhale, the energy is going down through the spine, and then you do the root lock, and then as you're exhaling, the energy is rising. And the other one is we learned about the Akshay Yoga. Akshay Yoga key things again is the pointing of the feet downwards and upwards, right, like this, and then closing your fist, and then doing the Mool Bandha and the Udyan Bandha, and then and just focusing on your breath. So these were the key things. Is there anything else, Bhaiya? Okay. All right, so now I'm going to open up to the floor for questions for Bhupinder Bhaiya. Yeah. Bhaiya, can you talk a little bit about Rajas, Tamas, and Sattva a little bit, and how that plays a role in one's like different attributes and qualities within a human being or within the food itself? What do these things really mean? सत्व रजतम, जिनको हम बोलते हैं कि हमारे अंदर जो गुण होते हैं, ये तीन तरह के होते हैं. सत्व रजतम. सत्व means sattvic. When you are always positive, pleasant, you adopt the truthful way, you have the purity of mind, you work for the other person's truth, purity, unselfishness, and true love. These are the few fundamentals of सात्विक गुण. जो सात्विक गुण होते हैं उनका मतलब होता है you have always have the purity of mind, and then comes the rajas. That is the quality. जिस टाइम हमें क्या होता है कि no doubt we work, काम करते हैं, but there is a selfish motive behind it. काम हम तब भी करते हैं परंतु हमारे प्योरिटी ऑफ माइंड टू सम एक्सटेंट कम हो जाती है. उसको हम बोलते हैं राजस.
इसी तरह तामस, जिस टाइम हमारे अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, हमारी जो विचार शक्ति है बहुत नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है, हम किसी का नुकसान करते हुए हिचकते नहीं हैं, कोई गलत काम करते हुए हिचकते नहीं हैं, उस शक्ति को, उस नेचर को हम तामसिक नेचर बोलते हैं। तो ये तीन नेचर, जो सात्विक नेचर होती है वो हमें हमेशा एक प्लेजेंट फीलिंग देती है। राजस, हम कभी सुख में झूलते हैं, कभी दुख की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हमारी जो नेचर होती है वाइब्रेंट होती है। कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं और कभी हम बहुत निराश हो जाते हैं। तामसिक, क्योंकि हम हमेशा ही नेगेटिव रहते हैं, तो वी आर ऑलवेज ऑन द नेगेटिव साइड। हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, इन चीजों ने हमें घेरा होता है और हमारी लाइफ एक नेगेटिव उसकी तरफ जानी शुरू होती है। हम किसी का नुकसान करते हुए भी हिचकते नहीं। वेद ये कहता है कि हम अगर गुणातीत हैं, हमारे अंदर सात्विक, राजसिक, तामसिक किसी तरह के हमें गुणों की चिंता नहीं, पर हम कर्म योगी बनते, कर्म करते जाओ, किसी का सोचते हुए नहीं, बस एक भलाई करते हुए कर्म करते रहो। कर्म कौशलेषु ही योगा, योग का एक दूसरा नाम कर्म कौशलेषु ही योगा है कि आप जो भी काम करो उसे पूरे मन से करो, उसका नाम ही योग है। और वो गुणातीत होके करो तो आपके जीवन का आनंद मल्टीफोल्ड हो जाता है और वही आपको मोक्ष की तरफ लेके जाता है। गुणातीत होना ही मोक्ष को प्राप्त करना है। धन्यवाद। थैंक यू। All right, so we're gonna chant the Om mantra 3 times and say closing prayer here. So, Vinny, can I ask a quick question? Yeah, of course, please. Thank you very much for such a great insight and teaching. Yes. You know, I am a conventional doctor, right? So, you know, I think of things as anatomical and physiological perspective, you know, where you can do it in a lab or done it. I obviously I believe in energy system, and that's why I'm here. How, I mean, you know, when you're describing this chakras, how do you anatomically and physiologically prove that? This is experiential things, but how do you physiologically and anatomically prove this? Anatomically, there is no fixed point. These are the points that we need to observe. Moolbandh, when you apply Moolbandh, there is a central point there. It is in the brain. Anatomically, you can't define it. Right. Okay. Then there are other centers also. When you try to concentrate on that point, the points comes in the mind. It's only in the mind, not an anatomical picture. And you can well see the point in the brain. So when you apply Moolbandh, I tell you one of the most significant things, you apply Moolbandh and you isolate the center portion of that Moolbandh. Our mind is so specific कि हम एक पिन पॉइंट के हजारवें हिस्से तक को देख सकते हैं। हमारे इतनी शक्ति है हमारे ब्रेन में। तो जब हम बंधों के ऊपर ध्यान देते हैं, हमें उनका सेंटर पॉइंट नजर आता है और उसकी गहराई में जाना शुरू करते हैं। जितना गहराई में हम जाते हैं, हमारी एनर्जी उतनी मल्टीफोल्ड होनी शुरू हो जाती है। These are the points that we can isolate from the brain only, but there no anatomical picture जिससे आप इसको prove कर सकें. So it is in the mind, right? So we need to focus on the bandhas and we need to go to the depth of that bandh. जैसे बताया, मूल बंध का center point isolate करो and then go to the depth. Go to the depth. The more depth you adopt, the more energy it develops. जितना हम फोकस करते हैं, हमारी एनर्जी उतनी मल्टीफोल्ड होती है. This is the way to empower ourselves. इस एनर्जी को बढ़ाने का एक तरीका ये है. Okay. Thank you. God bless. Yeah, I just want to kind of expand on this a bit
because I know when we start talking about chakras and Kundalini Shakti and all this can sound like very esoteric. So we try to refrain from the word called chakras in any of our concepts as we're introducing it to the Western world. Where we talk about the energy centers. And as a matter of fact, in our paper, we're also talking more about how these energy centers are actually associated with the glands and the different type of function they have on our exocrine and our endocrine glands into our body systems. So from a scientific way, we're taking similar concepts, but we're translating it in a way where modern science can truly understand. So that's where we're trying to bridge the gap between the yogic science and the medical science. So, yeah, but Winnie, I'll tell you, like it's difficult, right, to bridge that gap because as the doctor mentioned, it's manifestation in your mind is what we're creating, and the manifestation is very difficult to prove. Yeah, so, but it is there. Of course, I believe it's there. I believe it's there. It's just that how do we prove that for people to accept it in a bigger? We need not to prove. This is just how you can understand. I agree, 100%. This is by the experience. You can understand the things and you can have the energy. You can multifold your power. Yes. This is the only way. But anatomically and physically, we just can't prove it. And we need not to prove it. We need not to prove it. I agree with you. I'm always thinking about how can we reach out to many more people. And in order for us to reach out to many more people, you have to kind of build a trust and rapport. So that's the only reason I'm thinking. That's the only. But you're saying you really have to make it experiential, right? You have to experience for yourself. Yeah. And you can experience it, you enjoy it. Like when you are happy, you are in a state of anand. How will you prove it? No way. There is no limit. How much pleasure you are having, there is no limit. It depends कि आप अपने आप को, अपनी शक्तियों को कैसे मल्टीफोल्ड करके एक आनंदित हो रहे हैं. This is entirely special. हमें इन चीज को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है. This is our self energy, ना? So you keep on developing that energy. That's all. I agree. Thank you very much for your time this morning. All right, absolutely. So let's say a quick Om and a closing prayer before we end today's session. So here we go. When you chant Om, start with from Muladhara. Chant Om, and when Om comes to the epigastric region, you feel the vibration over there. This is this is the place of your Atma. When you feel some vibration here, you get the real pleasure of it. So while chanting Om, you start from the Muladhara, and end up from in the epigastric region. Okay? Now, 3 more times. It should not be in the humming. It should be internal voice. You start doing it from the Muladhara, end up in the epigastric region. मानसिक जिसे बोलते हैं, मानसिक जाप करना है.
Om Shanti Shanti. One of the key things I wanted to point out, just Karpur Gauram Karunavataram Sansar Saram Bhujgendraharam Sada Vasantam Hirdayarvande Bhavam Bhavani Saitam Namah Bhavam Bhavani Sahitam. I was just saying that also जब आपने कहा कि हम ये ओम का उच्चारण अंदर शांति से ही करेंगे, so it's interesting that we are doing ओम का उच्चारण, so it involves like pranayama, it involves meditation, it involves dhrana, it involves dhyana. So the attributes that we talk about, how important they are, that when you're also doing these very simple techniques, how you have to have the ability to pratihar, do moderation of the senses, so withdrawal of the senses, and really go within and allow yourself to connect. So understanding these concepts is also very important, and they're all sequential, right? So that's why asana comes first, and then pranayama comes after. As a matter of fact, somebody had mentioned, to actually do, to sit in dhyana and dhyana, to sit in meditation, you should actually sit in the asana for 3 hours before you can actually even start the true meditation. So imagine that, right? So we quickly kind of sit in there and say, let me go ahead and try to meditate, by really understanding, the time lapse that it takes to really withdraw and go within your body. So practice that, when you have time, make time actually. For your own personal practice, for your own personal sadhana. And we're here to share all the insights and the techniques to help you advance your practice. So with that, I'm going to ask you for your permission and thank Bhaiyaji Bhupinder, Dr. Bhupinder Gupta, for his blessings. So thank you very much for joining.